भारत का संवैधानिक विकास भारत का संवैधानिक विकास भारत का संवैधानिक विकास कृषि मिशन और बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास में है क्या क्या। कृषि मिशन, बेबिल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का गठन, माउंटबेटन योजना। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की समितियां, प्रारूप समिति, संविधान सभा के विकास के चरण, संविधान का लागू होना। भारतीय संविधान की विशेषता में क्या है? प्रमुख विशेषताएं: संविधान की प्रकृति कैसी है, उद्देश्य का यानी कि प्रियम्बल प्रस्तावना में क्या है, उद्देशिका का क्या महत्व है, उद्देशिका के क्या तत्व हैं, उद्देशिका की शब्दावली कैसी है, उद्देशिका संविधान का भाग होने पर विवाद, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 1950 के बाद निर्मित नए राज्यों का विशेष दर्जा, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग एवं समितियां, क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। बात करेंगे नागरिकता की। नागरिकता संबंधी प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, विदेशी निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कराते हैं। आगे बात करेंगे मूल अधिकार, राज्य की परिभाषा, मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां आर्टिकल 13, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल तत्व। आगे हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आलोचना, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे संतति निर्देशों की उपयोगिता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण, बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 से बाहर के निर्देश, नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण, मूल अधिकारों व निर्देशक तत्वों में मध्य अंतर, मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति, कर्तव्यों का क्रियान्वयन, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं, मूल कर्तव्यों की आलोचना, मूल कर्तव्यों का महत्व। संघीय कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, इसमें आता है राष्ट्रपति की पद की अहर्ताएं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, मत मूल्य का निर्धारण, मतगणना, राष्ट्रपति का कार्यकाल। उसके आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आगे बात करेंगे उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। संघीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद का संगठन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों का चयन, मंत्रियों की अर्हताएं, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्रियों का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का आकार, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका प्रणाली, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के अंतर। अब बात करेंगे संविधान सभा की। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक वृहद कानून दस्तावेज था जिसमें 14 भाग
321 अनुच्छेद और 10 परिशिष्ट थे। आगे हम बात करेंगे प्रावधान क्या था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ब्रिटिश भारत प्रांत प्लस देशी रियासतें थीं। ब्रिटिश भारत के प्रांत में गवर्नर थे और मुख्य आयुक्त थे। बात करेंगे संविधान सभा की तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें नंबर 1 अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संघ में दो संघ इस अखिल भारतीय संघ में 2 संघ थे, ब्रिटिश भारत का प्रांत और देशी रियासतें थीं। ब्रिटिश भारत के प्रांत में एक था गवर्नर, एक था मुख्य आयुक्त। कौन था? मुख्य आयुक्त। अखिल भारतीय संघ की कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका। अखिल भारतीय संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ। संघ सूची में उस समय 59 विषय थे और राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय, जो ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिए गए थे। अवशिष्ट विषयों पर प्रावधान गवर्नर का था। बर्मा को भारत से अलग किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया था। द्वैध शासन का मतलब होता है केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया था। आरक्षित और हस्तांतरित मतलब आरक्षित भी और हस्तांतरित मतलब लिखित भी। संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई, मतलब जो केंद्र में न्यायपालिका की स्थापना की गई। स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वायार। आगे हम बात करेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली सबसे पहले प्रारंभ 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, जिसमें विस्तार किया गया किसका? दलित का, महिला का और श्रमिक का। नंबर 8 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। आरबीआई एक्ट की स्थापना 1934 में यंग हैल्टन कमीशन की समिति से हुई थी और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। नंबर 9 कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना किया गया, जिसमें बंगाल, मद्रास, बम्बई, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, मतलब कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था। ये 6 राज्य थे जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था। जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई, असम, बिहार और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश था पहले। लोकसभा आयोग की स्थापना हुई। उस लोकसभा आयोग की स्थापना संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीएससी। संविधान क्या है? लिखित और कानूनों का एक समुच्चय होता है संविधान, जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है संविधान से। और संविधान को 2 तरीके से ब्रिटिश संसद द्वारा नियम और कानून निर्मित होते हैं और भारतीय स्वयं शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, जिनके आधार पर शासन चलाया जाता है। अब बात करेंगे भारतीय स्वयं शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, यानी कि संविधान सभा सब करते हैं।
संविधान सभा की मांग हुई थी। संविधान सभा में 3 मांगें हुई थी। नंबर 1 अप्रत्यक्ष मांग, और नंबर 2 सांकेतिक मांग, और नंबर 3 प्रत्यक्ष मांग हुई थी। संविधान सभा की 3 मांगें हुई थी। मैं बता चुका हूँ कि अप्रत्यक्ष मांग हुई थी और सांकेतिक मांग हुई थी और प्रत्यक्ष मांग हुई थी। अप्रत्यक्ष मांग को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में रखा, अप्रत्यक्ष मांग को, और दादा भाई नेरोजी ने 1906 में रखा। देखो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में और 1906 में दादा भाई नेरोजी को रखा। दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, इसका नाम है पॉवर्टी रूल इन अनविटिस इन इंडिया। और सांकेतिक मांग महात्मा गांधी ने रखी 1922 में। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारा संविधान होना चाहिए। एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ इसी में, और लास्ट में ये मांग रखी गई प्रत्यक्ष मांग, और ये सबसे पहले एम.एन. रॉय ने रखी 1934 में। मानवेंद्र नाथ रॉय ये एक मार्क्सवादक विचारक थे, और फिर उसके बाद कांग्रेस ने 1935 में रखी मांग। उसके बाद एक अधिवेशन और हुआ 1936, 37 और 1938 में। 3 अधिवेशन हुए थे। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ये हरिपुरा अधिवेशन था 1936, 37 और 38 में। अब बात करेंगे अप्रत्यक्ष मांग की। तो अप्रत्यक्ष मांग में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में ये कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य बिल प्रस्तुत कर दिया। ये बोला कानूनी लेख, कानूनी भाषा कानूनी थी। 110 अभिलेख थे। ये प्रत्यक्ष मांग पहले जो मांग की गई थी, सबसे पहले जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा, उन्होंने 110 लेख थे और भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया था। बोला भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का प्रावधान होना चाहिए, और विधि के समक्ष समता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया। विधि के समक्ष समता भी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार मिले। फिर उसके बाद दादा भाई नेरोजी ने 1906 में बोला, इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मिस्टर नेहरू मर्जन भी इन्हें कहते हैं, ठीक है ना। और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष भी दादा भाई नेरोजी रहे, और स्वराज शब्द का सार्वजनिक मंच से प्रयोग प्रथम भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नेरोजी ही थे। 1886 में कलकत्ता में, और 1893 में लाहौर में, और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में इन्होंने मांग की कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि सांकेतिक मांग क्या थी। सांकेतिक मांग में संकेतों के द्वारा ये मांग की गई थी। इसमें 1922 में स्वराज्य ये बोला गया कि स्वराज्य जो है वो भारतीयों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि कोई ब्रिटिश संसद का कोई उपहार। उन्नीस सौ चौबीस में एक सांकेतिक मांग रखी गई, बिल प्रस्तुत किया गया। 1924 में एक बिल प्रस्तुत किया गया जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल कहा जाता है, भारत के लिए राष्ट्रमंडल विधेयक। उन्नीस सौ 25 में की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में भारतीयों के लिए स्वराज्य को
संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्तुत किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, और नेहरू सन रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई। नेहरू रिपोर्ट 26 अगस्त 1928 को, और भारतीय संविधान का प्रारूप भी कहा जाता है इसे। अब हम बात करेंगे प्रोविजंस की बात करेंगे तो कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ये बोला गया। तो डोमिनियन स्टेट क्या है? कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की वहाँ थी। राज्य मतलब बाहरी विदेशी संबंध और संचार और शिक्षा, ये ब्रिटिश संसद के। और आंतरिक में पुलिस प्रशासन, राजस्व परिषद और शिक्षा, राजस्व एवं वित्त और शिक्षा एवं स्वास्थ्य और न्याय एवं प्रशासन के बारे में। नंबर 2, भारतीयों को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी प्रदान की जाने लग चाहिए, सही है, उनके भी मौलिक अधिकार हों। और नंबर 3, सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त करके भारतीयों अल्पसंख्यकों के लिए सीट्स रिजर्व कर दीजिए। नंबर 4, भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। ये चीज़ें रखी गई। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें संविधान सभा की 3 मांगें की गई, या प्रत्यक्ष मांग, सांकेतिक मांग, प्रत्यक्ष मांग। प्रत्यक्ष मांग में बताया गया था, प्रत्यक्ष मांग में 1934 में हुई थी, और जिसमें प्रसिद्ध मार्क्स विचारक M.N. रॉय ने, वास्तविक नाम नरेंद्र भट्टाचार्य, और जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष से संविधान के गठन की बात की गई। 1935 में क्या हुआ कि 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग की। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की, और 1937 में फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की। कांग्रेस का प्रथम ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ, इन दोनों ही अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान के गठन की मांग की। उन्नीस सौ 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग की। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की। 1937 में फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की। इस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम ऐसा अधिवेशन जो हुआ, जो गांव में हुआ, इन दोनों ही अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान के गठन की बात कही। 1938 में मैंने बताया था आपको कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित होगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। कहने वाले तो बढ़िया थे। 1935 में क्या हुआ? 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, और ये भारत शासन अधिनियम के बारे में बात चल रही थी शुरुआत से ही। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश भारत के प्रांत अलग होंगे और देशी रियासतें अलग होंगी। ब्रिटिश भारत के प्रथम प्रांत में एक गवर्नर का होगा, एक मुख्य आयुक्त का होगा। इसमें 14 भाग 321 अनुच्छेद और 10 परिशिष्टियाँ थीं जब भारत शासन अधिनियम आया। शक्तियों का बंटवारा हुआ। शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची में 59 विषय होंगे उस समय थे, राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36। यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज था जिसके आधार पर ब्रिटिश भारत में शासन व्यवस्था का संचालन किया जाना था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में लिखित संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या 11 थी। अब आया अगस्त प्रस्ताव।
अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया और इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे और इसके गवर्नर जनरल भी लॉर्ड लिनलिथगो थे। कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने हेतु। देखो ये अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो इसलिए आया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें भारतीयों का सहयोग चाहिए था। अब आया क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 को एक क्रिप्स मिशन आया और इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और इसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। एकल सदस्यीय मिशन था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने हेतु ये लाया गया था और विवेल प्लान 14 जून 1945 को शिमला सम्मेलन के समय और कैबिनेट में 24 मार्च 1946 को भारत में आया। बात करेंगे संविधान सभा 1935 का भारत शासन अधिनियम जब आया था, इसमें 3 मांगे हुई थी। अप्रत्यक्ष मांग, सांकेतिक मांग और प्रत्यक्ष मांग। अब नेहरू रिपोर्ट आई तो नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संविधान का प्रारूप अगस्त प्रस्ताव, तब इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो थे और इसका गवर्नर 8 अगस्त 1940 को इसका अगस्त प्रस्ताव आया। 1937 में का प्रांतीय चुनाव हुआ। 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ और प्रांतीय चुनाव में मद्रास में श्री राजगोपालाचारी जो थे वो कांग्रेस से थे और नंबर 2 बम्बई में बीजी खरे कांग्रेस से थे और मध्य प्रांत में BN खरे कांग्रेस के थे और संयुक्त प्रांत में GV पंत कांग्रेस के और उड़ीसा में UN दास कांग्रेस के और बिहार में श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के। नंबर 7 उत्तर पश्चिमी सीमाई प्रांत खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये गठबंधन सरकार से थे। और नंबर 8 में सिंध प्रांत से थे अल्लाह बख्श, ये मुस्लिम लीग से थे, बंदी सादुल्ला खान। और असम से कौन थे? असम से गोपीनाथ बारदुलाई थे, गवर्नर, ये गठबंधन सरकार से थे। और जो पंजाब से सिकंदर हयात खान थे, जो यूनियनिस्ट पार्टी से थे। और 11 नंबर बंगाल से कजहुल हक थे, मुस्लिम लीग कृषक प्रजा पार्टी से थे। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, इसका कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने हेतु लाया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के सहयोगी बेल्जियम, फ्रांस और हॉलैंड के दबाव में थे। प्रावधान क्या था? नंबर 1, द्वितीय विश्व के कारण भारतीयों के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाएगा और संविधान का निर्माण किया जाएगा। बात करते हैं नंबर 2, वायसराय की काउंसिलिंग का विस्तार किया जाएगा, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा और माइनॉरिटीज यानी कि मेजॉरिटीज बनी भारतीय। बार एडिस्टरी काउंसिलिंग, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और जिसमें भारतीयों को शामिल कर द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की भी जांच करेगी। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। जुलाई 1941 में वायसराय की काउंसिलिंग का विस्तार कर उसमें भारतीयों को शामिल किया है। निष्कर्ष क्या निकला इसका? यह प्रस्ताव असफल हुआ। नंबर 2, पहली बार अंग्रेजों के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि भारतीय ही संविधान सभा के माध्यम से स्वयं अपना संविधान निर्मित करेंगे। पहली बार अंग्रेजों के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि भारतीय ही संविधान सभा के माध्यम से स्वयं अपना संविधान निर्मित करेंगे।
क्रिप्स मिशन आया 22 मार्च 1942 में, और ये स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में था। और क्या बोलते हैं इसमें, इसका कारण क्या था? कारण यही था, मैंने आपको बता दिया कि द्वितीय विश्व में भारतीयों का सहयोग लेने हेतु लाया गया था। प्रावधान इसका क्या था? प्रावधान इसका था कि एक ऐसे भारतीय, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना कि जो कि ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य, जिसे ब्रिटेन के संबंध में विच्छेद की पूरी स्वतंत्रता होगी। भारतीय संघ दो प्रकार के हुआ: ब्रिटिश भारत प्रांत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत प्रांत गवर्नर का था, एक मुख्य चुनाव आयुक्त का था। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश भारत प्रांत ने और देशी रियासतों ने किया। ब्रिटिश भारत प्रांत में दो तरीके से गवर्नर था, एक मुख्य आयुक्त था। यह द्वितीय विश्व के बाद संविधान सभा गठित हुई। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा गठित हुई और संविधान का निर्माण हो गया। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का निर्माण हो गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इनके ब्रिटिश भारत के प्रांत से एक देशी रियासतें थी, तो पसंद नहीं आया। अपना स्वयं का नया संविधान निर्मित कर सकते हैं। उनकी भी स्थिति भारतीय संघ के समान होगी। नंबर 3, एक संधि हुई। एक संधि संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार की। इसमें हुआ कि अन्य सभी संख्याओं की सुरक्षा को जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की होगी। ब्रिटिश सरकार ने कहा। दो, मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। इसमें कहा क्या गया था कि अन्य सभी संख्याओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की होगी। तो मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। आगे क्या हुआ? बेबिल प्लान आया। बेबिल प्लान जो था वो 4 जून 1945 को इसमें गवर्नर जनरल बेबिल द्वारा लाया गया था। कारण क्या था? कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए प्रावधान क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उसके अंतरिम व्यवस्था का गठन किया जाएगा। प्रावधान क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और
जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उसके अंतरिम व्यवस्था का गठन किया जाएगा। नंबर इसमें दो वो थे, वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा। वायसराय व सैन्य प्रमुख को छोड़कर शेष सभी पद भारतीयों को देंगे और परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक है ना। अब बात करेंगे क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी कि परिषद का कार्य अंतरिक्ष में राष्ट्रीय सरकार के समान होगा और गवर्नर जनरल वीटो की शक्ति का प्रयोग बेवजह नहीं करेगा। निष्कर्ष क्या निकला, असफल रहा ये। मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग जो थी स्वतंत्र पाकिस्तान से थी और कांग्रेस अखंड भारत आग्रह थी। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को शुरू हुआ। यह सर्वदलीय सम्मेलन था। इसमें 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग वायसराय की काउंसिलिंग में सभी मुस्लिम लीग से हों। कांग्रेस ने इसका विरोध किया क्योंकि वह फिर एकमात्र हिंदुओं की राजनीतिक पार्टी बनकर रह जाती। 25 जून से 14 जुलाई तक एक संचालित अंततः असफल रही है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को मिशन ये आया और 16 मई 1946 में प्रस्तुत किया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया और इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 16 मई 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ये भारत राज्य के सचिव थे और जो दो थे पेंथिक लॉरेंस के दो आए, एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री था और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था वो बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। 3 सदस्यीय मिशन था। ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री 3 सदस्यीय मिशन आया ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें निर्वाचित हुआ और इन्होंने ये बोला गया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होगा। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। आंशिक मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचित एक निकाय थी। 389 सदस्य जिसमें 296 जो थे वो ब्रिटिश भारत के प्रांत से थे और जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के प्रांत से थे और 292 जो थे वो गवर्नर के प्रांत से थे और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे और 93 देशी रियासतों से थे और मनोनीत इनके प्रमुखों के द्वारा सिलेक्ट करके संविधान सभा में भेजे जाएंगे। 389 सदस्य थे जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांतीय थे, 292 गवर्नर वाले प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या होते हैं? जैसे दिल्ली है, ब्रिटिश बलूचिस्तान है, अजमेर है, मारवाड़ है, दुर्ग है, ये सब थे। और क्या बोलते हैं 93 देशी रियासतें थी। ये मनोनीत होते हैं, देशी रियासतें मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब होता है वही मन से बना लेना। जनता ने संविधान सभा के 296 सीटों के लिए चुनाव नहीं किया। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया। इसका मतलब संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित न्याय थी। प्रांतीय विधानसभाओं में
चुनाव हुआ और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों में इसमें भाग लिया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया और सीटों का निर्धारण मुस्लिम, सिख व सामान्य के लिए किया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। कैबिनेट मिशन ने पूर्णतया पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ने हो एमएल को संतुष्ट कर दिया। 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 चुनाव हुआ और अक्टूबर नवंबर 1946 में परिणाम आया। 296 सदस्य थे, जिसमें 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग थे, 8 निर्दलीय थे और 7 छोटे दल से थे। अन्य छोटे दल प्लस निर्दलीय से। इसमें कृषक किसान पार्टी, यूनिस्ट पार्टी और यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट फेडरल और मार्क्सवादी पार्टी, सिख पार्टी, नॉन कांग्रेस और कार्यप्रणाली केंद्र का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सदस्यों ने भाग लिया, 211 सदस्यों ने भाग लिया और इसमें मुस्लिम लीग ने सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए, फ्रैंक एंथोनी। और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। देशी रियासतों के अधिकांशतः प्रतिनिधियों ने भाग लेने के से इनकार कर दिया। गठन 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ और फ्रेंच पद्धति के आधार पर गठन हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। देशी रियासतों के अधिकांशतः प्रतिनिधियों ने भाग लेने से इनकार कर दिया। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष एवं प्रथम अध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपाध्यक्ष थे। पहली बैठक का संबोधन जेवी कृपलानी ने किया। 13 दिसंबर 1946 में 5वीं बैठक हुई। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रथम बैठक 13 दिसंबर 1946 को 5वीं बैठक, ये तीसरी बैठक हुई थी आई थिंक। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। द्वितीय बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई और तृतीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और चतुर्थ बैठक 12 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के सदस्यों के मध्य में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनाव किया गया। संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लेखित आदर्शों एवं उद्देश्यों के अनुरूप ही संविधान का निर्माण करेगी। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय होगा। भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगा। नंबर 4, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी एवं उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी। संविधान की कार्यप्रणाली जैसे जैसे आगे बढ़ी, इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग लेना शुरू कर दिया। संविधान सभा में बड़ी समितियाँ 8 थीं और छोटी समितियाँ 15 थीं। संविधान सभा में अलग अलग कार्यों के निष्पादित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 3 समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और देशी रियासतों से वार्ता समिति
के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और देशी रियासतों से वार्ता समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति के अध्यक्ष थे और नियम की प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टाफ समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय हवाई ध्वज हेतु तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी थे। राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी वही थे। सरदार पटेल जो थे वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे और परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे और मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यकों और एस.सी. मुखर्जी थे। अल्पसंख्यकों के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। पूर्वोत्तर प्रांतों और असम के उप अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई। और पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांतों के अध्यक्ष कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के अध्यक्ष कौन थे? ठक्कर बापा। प्रारूप समिति के या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, मसौदा समिति या पांडुलिखन समिति। देखो, प्रारूप समिति को मसौदा समिति और पांडुलिखन समिति भी कहते हैं। 29 अगस्त 1947 को इसका स्थापना इसका वो हुआ और इसके अध्यक्ष सहित 7 सदस्यीय समिति थी। 7 सदस्यीय समिति थी। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसमें 7 सदस्यीय मैंने बोला था अभी। के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेस सदस्य, मोहम्मद सादुल्ला खान, गोपाल स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी.एल. मिश्र एन माधव राव। स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन दे दिया था। इसकी जगह पर डी.बी. खेतान बन गए थे। टी.बी. खेतान की मृत्यु हो गई थी। देखो, यहाँ पर बी.एल. मिश्र की जगह पर स्वास्थ्य कारणों से इनका रिजाइन दे दिया था। इनकी जगह पर एन माधव राव बन गए थे और डी.बी. खेतान ने इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जगह टी.टी. कृष्णामाचारी बन गए थे। छोटी समितियों की बात करते हैं तो प्रेस एंड दीर्घी समिति के अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी, नागरिकता के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी, भाषाई प्रांत समिति के अध्यक्ष एस के धर, राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, स्टाफ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और कैंट्रेसियल समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सदन समिति के अध्यक्ष कौन से? पट्टाभी सीतारामैया। और संघीय संविधान के लिए वित्तीय समिति के अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार और संविधान की कार्य समिति के अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी जी थे। अगर हम बात करें तो नोट की बात करें, नोट में क्या लिखा है कि एस वरदाचारी जो थे वो नागरिकता हेतु तदर्थ समिति और सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। एस के धर भाषाई प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे और नलिनी रंजन सरकार वित्तीय प्रावधानों के संबंधी अध्यक्ष थे। ये तीनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे परंतु समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को निमित्त कार्य सौंपा गया था। कार्य ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का प्रारूप तैयार करना, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना और फर्स्ट ड्राफ्ट फरवरी 1948 में तैयार हुआ और फाइनल ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में हुआ। रीडिंग वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के मध्य और 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। संविधान सभा में निर्णय सर्वसम्मति और समायोजन।
सर्वसम्मति जनमत संग्रह के आधार पर हुई और समायोजन दोनों ही पक्षों की बातों को स्वीकार करना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ कि संविधान सभा में व्यापक परिवर्तन आए। क्या परिवर्तन आए? नंबर 1, पाकिस्तान के बन जाने के बाद उन क्षेत्रों से आने वाले प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि 389 सदस्य थे, जिसमें 200 रियासतों से भारतीय रियासत थे और 93 गवर्नरी क्षेत्रों से थे। इसमें अब कितने रह गए? 299, 229 भारतीय प्रांत से थे और 70 गवर्नर क्षेत्रों से थे। कम हो गए ना। तो ऐसे ही संविधान सभा में स्वतंत्र और संप्रभु। नंबर 3, ब्रिटिश समय के किसी भी कानून को किसी भी समय रद्द कर सकती है। संविधान निर्माण 9 दिसंबर 1946 को हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के में, और संसद में 17 नवंबर 1947 को जी मावलंकर के द्वारा। संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और संसद में 17 नवंबर 1946 में जी मावलंकर के द्वारा, और संविधान सभा में स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद कार्य में। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। संविधान निर्माण 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संसद में ये 17 नवंबर 1947 को जी मावलंकर के नेतृत्व में लागू हुआ। अब पूरी तरह से यह एक स्वतंत्र, एक संप्रभु संस्था बन गई। ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था उस समय। संविधान सभा के कार्य, विभिन्न कार्य। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत को स्वतंत्र सदस्यता को औपचारिक तौर पर स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 16 जुलाई 1948 को टी कृष्णामाचारी ने संविधान सभा के द्वितीय उपाध्यक्ष। 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ। जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अंतिम रूप से सहमति संविधान पर पूर्ण विश्वास प्रकट 284। संविधान सभा के सचिव की बात करेंगे तो HVR अय्यंग, और चीफ ऑफ कमांड के NN मुखर्जी। संविधान सलाहकार UN राव, और प्रतीक चिन्ह हाथी। संविधान का मूल सुलेखाकार अंग्रेजी में प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा, हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा, और संविधान का अलंकरण किसने किया? नंदलाल बोस ने, और विरुहर राम मनोहर सिन्हा जी ने किया था। संविधान को कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल खर्चा 64 लाख रुपए का हुआ, और कार्यवाही को कितने लोगों ने देखा? 53,000 लोगों ने। कितने देशों के संविधान को एज ए सोर्स? 60 देशों के संविधान से। टोटल सीरियंस 11 + 1 यानी कि 12। 24 जनवरी 1950 को ये टोटल सेशंस हुए। 11 + 1 मतलब 12। 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, 26 SC की थीं और ST की 23 थीं। पंद्रह महिलाएं कौन कौन सी थीं? दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामी नायक, सुचिता कृपलानी, और डंग आयानी यानी वेलायुधन,
रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मास्केरिन, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। 26 नवंबर 1949 को तीसरी रीडिंग समाप्त हुई। प्रारूप संविधान पूर्ण निर्मित हो गया और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया सेटल्ड बाय द असेंबली इन प्रोसेस द कम्युनिकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेटल्ड बाय द असेंबली विया द V.R. अम्बेडकर। वित्तीय मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। इसमें 4 प्रावधान थे, 16 अनुच्छेद लागू हुए और चुनाव अंतरिम संसद, नागरिकता संक्रमणशील प्रावधान और प्रस्ताव 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए। उत्तर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और लाहौर अधिवेशन में 1929 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया लाहौर रावी तट पर। भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।